स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी की जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 39। हरियाणा सीईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिलअप किए जा रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम कभी भी आ सकता है। टॉपिक वगैरह हम चाहे कितना भी पढ़ लें, जब तक प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे तब तक हमारी तैयारी का हमें आइडिया नहीं लगता। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 100% पूछे जाएंगे और पेपर का जो पैटर्न है जो एचएसएससी देगी उसी पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। यानी कि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको क्या मिलेगा, जीके के प्रश्न आएंगे, जीके के अंदर कंप्यूटर के प्रश्न भी मिक्स है। इसके बाद हरियाणा जीके आएगी, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे टॉपिक इसमें शामिल हैं, सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं और हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाकर ये 100% तैयार किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए। इसमें से जो कुछ प्रश्न है वो PYQ भी इसमें शामिल किए गए हैं जो HSSC ने पूछे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है और ये आर्यभट्ट एकेडमी की हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट नंबर 39 आज हम इसमें करने वाले हैं। क्लास की अगर आपको PDF चाहिए, क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर और साथ में यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, साथ में अपने फ्रेंड वगैरह के साथ शेयर करें, उनको रेफ़र करें। यूट्यूब पर हमसे जुड़े, टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़े रहिए, काफ़ी स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते प्रैक्टिस सेट नंबर 39 और स्टार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके के, जीके प्लस कंप्यूटर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद हरियाणा जीके आएगी। तो पहला प्रश्न है जीके का और इसमें दिया है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध है जो बौद्ध धर्म का जिनको संस्थापक माना जाता है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया आपका वैशाली में, कपिलवस्तु, लुम्बिनी और पाटलिपुत्र। ये चारों जो ऑप्शन है ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ध्यान रखना चारों ही जगह अलग अलग। ठीक है, ये वैशाली में जो बौद्ध संगति हुई थी, पाटलिपुत्र में। तो बात तो रही कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी के अंदर। लुम्बिनी अगर वर्तमान की बात करें तो किस देश के अंदर है, यह है नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर है लुम्बिनी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 623 BC के अंदर। और महात्मा बुद्ध के अगर बचपन का नाम पूछा जाए कि पहले इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था सिद्धार्थ। इनका नाम था सिद्धार्थ और बाद में इन्होंने अपना नाम गौतम बुद्ध इनका नाम रखा गया था। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 623 BC के अंदर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, लुम्बिनी में। अगला है प्रश्न नंबर 2 और इसमें पूछा गया है जो अलाई दरवाज़ा है इसका निर्माण किसने करवाया था। अलाई दरवाज़ा, देखो अलाई दरवाज़ा पहली बात तो ये देखो कि है कहाँ पर। ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, आपने नाम सुना होगा इसका, दिल्ली के अंदर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इस मस्जिद का जो गेट है ना वहाँ पर है अलाई दरवाज़ा, उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण कब हुआ था, 1311 के अंदर। अलाई दरवाज़ा कब बनाया गया था, 1311 में बनाया था। और किसने बनाया था, ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 3, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन से थे। जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था उसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे। पहला है कि भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा है मुस्लिम समाज का सुधार करना। तीसरा है पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। चौथा है ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ये 4 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, क्योंकि इसमें ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी। देखो कथन 4 दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था ये जो मुख्य हुआ था तुर्की में जो मुसलमान थे उनके खिलाफ। ठीक है, तुर्की के जो खलीफा थे उनके लिए। तो इसका जो सबसे मेन टारगेट था वो तो था ओटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का रक्षण। ये ओटोमन साम्राज्य कहाँ का था, ये तुर्की का था, ध्यान रखना इस चीज़ को। तुर्की देश का था ओटोमन साम्राज्य। ठीक है, उसी के खिलाफ जो मतलब अंग्रेज जो चाहते थे उसको बदलना, खिलाफत को, जो उनके खलीफा थे उसको, इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया था। तो पहला तो इसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि ओटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना।
दूसरा इनका क्या था कि जो भी भारत के मुसलमान हैं उन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना। जो भी मुसलमान थे जो भारत के, उनके अंदर ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनके विरुद्ध जो है भावना पैदा करना था। ठीक है, तो यानी कि कथन 1 और कथन 4 ये दो ही इसमें सही है। खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये दो हैं, कथन 1 और कथन 4, और ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, कथन 1 और 4 ये गलत दे रखा है यहाँ पे, कथन 1 और 4 ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 और 4 जो दो स्टेटमेंट दे रखे वो सही हैं बिल्कुल खिलाफत आंदोलन के संबंध में। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सोच समझ के करने का प्रश्न है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके बारे में बताना है। पहला कथन दिया है एन गोपाल स्वामी अयंगार समिति, ये एक समिति है, गोपाल स्वामी अयंगार समिति। इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन क्या है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। ये दो स्टेटमेंट दे रखी है और इसमें से आपको बताना कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहले तो है एन गोपाल स्वामी अयंगार कमेटी ने क्या सजेशन दिया था, और दूसरा है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल बनाया गया था 1966 की सिफारिश के आधार पर 1970 में बनाया गया था। तो इनमें से जो कथन है दूसरा वो बिल्कुल सही है। जो पर्सनल डिपार्टमेंट बनाया गया था, जो कार्मिक विभाग बनाया गया था, ये 1970 में बना था। 1966 में जो रिफॉर्म्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थे, उसके आधार पर, और इसका जो इंचार्ज रखा गया था प्राइम मिनिस्टर रखा गया था। सारा काम कौन देखेगा? प्राइम मिनिस्टर देखेगा। लेकिन अब जो पहली स्टेटमेंट जो दे रखी है, जो कमेटी है, जो समिति थी गोपाल स्वामी अयंगार समिति, उसने ये सुझाव नहीं दिया था। जिसमें सुझाव दे रखा है किसी मंत्री और सचिव का प्रशासनिक सुधार बढ़ावा देने के लिए नामित करना चाहिए, ये इन्होंने सुझाव नहीं दिया था। एन गोपाल स्वामी अयंगार समिति ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो सेक्रेटेरिएट होता है, जो केंद्रीय सचिवालय है, उसका पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, और इसकी एक सिफारिश क्या थी, जो भी डिपार्टमेंट है ना, जो भी विभाग है, वो कम से कम विभाग होने चाहिए, ज़्यादा विभाग नहीं, कम विभाग होने चाहिए। और मंत्रालय जो है सबके बीच में आपस में समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे मिनिस्ट्री के बीच में बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये थी एन गोपाल स्वामी अयंगार समिति का सुझाव। तो इसमें केवल कथन जो दूसरा है, जो स्टेटमेंट दूसरे, सिर्फ वो सही दी गई है, पहली स्टेटमेंट गलत दी गई है प्रश्न नंबर 4 के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 है वो ही इसमें सही दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 5, JSMDC कहाँ पर है? देखो JSMDC, इसकी फुल फॉर्म देख लो, आपको पता लग जाएगा कहाँ पर है। JSMDC है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसका मतलब कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। और झारखंड के अंदर किस जगह पर है? रांची के अंदर, तुदुपाना रांची के अंदर है ये JSMDC। तुदुपाना रांची झारखंड के अंदर है। अगला है प्रश्न नंबर 6, और इसमें यह बताया गया है कि कौन सा सिटी है जो नॉर्थ से साउथ इनको लगाना है, उत्तर से दक्षिण तक इन शहरों को लगाना है, यानी कि लेफ्ट से लेकर राइट तक। जो इंडिया का मैप है उसके अंदर लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक इनको लगाना है। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। अब आपको इसमें से बताना कौन सा कहाँ पर है। देखो जंजीरा जो है ये है महाराष्ट्र के अंदर। जंजीरा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। कन्नूर कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। नागरकोइल ये है केरल के अंदर, और सिंधुदुर्ग ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो इसमें जो सारी लेफ्ट से राइट अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर, ये आएगा ऑप्शन डी वाला 1 4 2 3, ये इनका सही अरेंजमेंट होगा। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना, सॉरी ऊपर से नीचे लगाना है भाई। जो नॉर्थ टू साउथ पूछा है, भारत का मैप है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे की साइड तक लगाना, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है, ये लगाना है। तो सबसे ऊपर है इनमें जंजीरा जो महाराष्ट्र के अंदर है, सबसे नीचे है नागरकोइल, और यह है जो है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नागरकोइल कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर। कन्नूर कहाँ है? केरल के अंदर।
ठीक है। तो अगला है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है, देखो नॉर्मल टेम्परेचर हम माप लेते हैं थर्मामीटर से, अगर हमारा बुखार जो होता है वो मापते हैं हम थर्मामीटर से, लेकिन इसने पूछा है कि एक्सट्रीम हाई प्रेशर किस चीज़ से मापते हैं। हाई टेम्परेचर एकदम गर्म, पायरोमीटर, फेनोमीटर, फोटोमीटर और पैक्नोमीटर। तो ये जो मापते हैं हम वो मापते हैं पायरोमीटर से। जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर अत्यधिक उच्च ताप है वो हम मापते हैं किससे, पायरोमीटर से हम मापते हैं। एक दिया है पैक्नोमीटर। पैक्नोमीटर क्या काम आता है, ये काम आता है डेंसिटी के लिए। डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होते हैं किसी भी सॉलिड और लिक्विड की, उसको मापने के लिए पैक्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, पैक्नोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड की, उसको मापने के लिए हम पैक्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हम किससे मापते हैं, पायरोमीटर से। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा पायरोमीटर। अगला है प्रश्न नंबर 8, इसमें दिया है कोहरे से निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडली तंत्र अभिव्यक्त होता है। जो फोग जो होता है हमारे, जो सर्दी में जो कोहरा होता है, फोग जो होता है, उसके अंदर कौन सा कोलाइडल सिस्टम होता है, यानी कि गैस के अंदर गैस है, लिक्विड इन गैस या गैस इन गैस, गैस इन लिक्विड, ठीक है। इसमें से आपको होता है ना कौन सा होता है फोग के अंदर। तो फोग के अंदर होता है लिक्विड इन गैस, हवा में जो गैस है उसके अंदर पानी के लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती है, फोग। और इसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। क्या बोलते हैं इसको, एरोसोल इसको कहा जाता है, लिक्विड इन गैस, फोग के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, फोग के अंदर एरोसोल इसको कहा जाता है, लिक्विड इन गैस कोलाइडल सिस्टम ये होता है। अगला है प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति जो अपना जीवन यापन दूध, अंडा और ब्रेड पर करता है तो वो किस चीज़ का शिकार हो जाएगा। कहने का मतलब है दूध, अंडा और ब्रेड के अंदर क्या एक ऐसी चीज़ है जो नहीं पाई जाती, कौन सा विटामिन की कमी होती है दूध, अंडा और ब्रेड तीनों के अंदर। तो देखो सूखा रोग, रिकेट्स, ये होता है विटामिन डी के कारण। विटामिन डी मिलता है अंडा के अंदर, ठीक है, तो ये नहीं होगा। जीरोप्थैलेमिया भी नहीं होता, ये आंखों का रोग है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है इनमें से वो होता है स्कर्वी, और स्कर्वी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में। विटामिन सी किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, इनमें खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो दूध, अंडा और ब्रेड इनके कमी से स्कर्वी रोग, अगर ये खाएंगे तो भी हमारे शरीर के अंदर स्कर्वी रोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि विटामिन सी इनके अंदर नहीं है। विटामिन सी कहाँ मिलेगा, खट्टे पदार्थों के अंदर। तो अगर हम दूध, अंडा और ब्रेड तीनों चीज़ खाकर जीवन यापन करते हैं तो हमारे स्कर्वी रोग होने के चांसेस हैं, क्योंकि खट्टे पदार्थों के सेवन से ही विटामिन सी मिलता है और इन तीनों में विटामिन सी नहीं है। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, स्कर्वी रोग। अगला है प्रश्न नंबर 10, कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है। सरसों के तेल में हम किसकी मिलावट करते हैं, प्रिकली सीड्स, कमिंस सीड, पॉपी सीड्स या उनमें से कोई भी नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं पोस्ता के बीज। सरसों के तेल में मिलावट के लिए हम करते हैं पोस्ता के बीज, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग तेल है, जैसे आर्जिमन का तेल है, और भी जो तेल है, ऑयल है, वो तो मिलाते हैं, लेकिन इनमें से बीज पूछे कौन से बीज मिलाए जाते हैं, तो मिलाए जाते हैं पॉपी सीड्स। पोस्ता के जो बीज होते हैं उनको मिलाया जाता है सरसों के तेल में मिलावट के लिए। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दिया है, ये दिया है कि श्री श्री रविशंकर को किस वर्ष किस सरकार द्वारा श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्रदान किया गया था। देखो श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका के अंदर पुरस्कार मिला था, जो 200 साल पूरे होने पर डाक टिकट जारी किया गया था इन्होंने। तो ये श्रीलंका के किसने ये इनको अवार्ड दिया था, ये श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका का कौन था जिसने ये अवार्ड दिया था इनको, तो वो था गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्वी प्रांत का गवर्नर जो था, उन्होंने इनको ये पहला टिकट जो जारी किया था इनके उपलक्ष्य में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। और इसका अगर नाम पूछते तो वो कौन था, सैंथल, सैंथल थोडमैन इसका नाम था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 12 है, ब्रिक्स गेम्स 2024 में टी एन सन्हित ने कौन सा मेडल जीता।
टी.एन. सैनिथ। सबसे पहले तो ये देखो टी.एन. सैनिथ जो प्लेयर है ये किस खेल से संबंधित है? टी.एस. सैनिथ ये किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, टीटी से। टेबल टेनिस से ये संबंधित है प्लेयर। ठीक है, 2024 में ब्रिक्स गेम्स जो हुए थे इसमें इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। टी.एस. सैनिथ ब्रिक्स गेम्स 2024 और इसने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। टेबल टेनिस के ये प्लेयर है, ध्यान रखना है आपको। अगला है प्रश्न नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ ए कम्युनिकेशन डिवाइस इज। कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण क्या है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या फिर मोडेम। तो कम्युनिकेशन डिवाइस का जो मेन है वो है मोडेम। कम्युनिकेशन डिवाइस जो है इनमें से वो क्या है? मोडेम है। देखो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, माउस ये भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा मोडेम। प्रश्न नंबर 14 है, कंप्यूटर के प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान रखना। ये नेट पर किसी संसाधन का पता क्या कहलाता है? भाई जो भी हम गूगल में सर्फिंग करते हैं तो कोई भी जो एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, उसका पता क्या कहलाता है? ISP, HTTP, URL या फिर WWW। तो वो चीज़ है, आराम से समझने की चीज़ है, और वो होता है URL। URL जैसे हम कोई भी लिंक बोलते हैं, भाई लिंक भेज दें, कि वो URL लिंक होता है, URL। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये URL की फुल फॉर्म है। ठीक है, नेट पर किसी संसाधन का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है? URL के थ्रू हम पता लगाते हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 15 दिया है कि विंडोज 10 में कौन सा कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने की गारंटी देता है? जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम है, कुछ भी हमने डाउनलोड कर रखा है, ऐप वगैरह कोई भी सॉफ्टवेयर, उसको अगर हम डिलीट करते हैं तो विंडोज 10 के अंदर कहाँ जाकर वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल होगा, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो वो मिलेगा प्रोग्राम्स के सेक्शन में। प्रोग्राम्स के सेक्शन में आपको जाना है, उसके ऊपर जो मिलेगा डाटा उस पर आप क्लिक करना है अनइंस्टॉल को ऑप्शन से। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 दिया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VR इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के अंदर जो VR होता है, जो हम कई बार यूज करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? VR होता है वर्चुअल रियलिटी, आभासी वास्तविकता। वर्चुअल रियलिटी जैसे 3D मूवीज में दिखता है ना भाई, जैसे एकदम सामने हो रखा, वो आभासी वास्तविकता, वर्चुअल रियलिटी जो 3D के अंदर होता है वो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला प्रश्न नंबर 17, किस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विद्यालय और कॉलेज के छात्रों को विदेश मंत्रालय के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करना है? एक ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने शुरू करा था? ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो भी काम होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज के अंदर। समीप, डीग्राम, दर्पण और वज्र जो प्रोग्राम है जो स्कूल और कॉलेज में बच्चों को विदेश मंत्रालय के बारे में समझाने के लिए चलाया गया था, वो प्रोग्राम है समीप प्रोग्राम, SAMPP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट ऑफ मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंगेजमेंट प्रोग्राम, समीप जो प्रोग्राम है ये चलाया गया था। इसका मेन टारगेट क्या था? स्कूल और कॉलेज के जो भी बच्चे हैं उनको भारत का विदेश मंत्रालय है उसके कामकाज के बारे में जानकारी देना था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो वो है मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन। ये किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन किसके बीच में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तीनों लाइन याद रखनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में क्या आएगा? मैकमोहन लाइन है। ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन है। ये एक नाथुला पास है सिक्किम के अंदर, जो भारत और जो चीन है उनके बीच के हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा वो है मैकमोहन लाइन। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ये 18 प्रश्न थे, इसमें जीके और कंप्यूटर के प्रश्न थे।
प्रश्न नंबर 19 शुरू होगा और अब हम यहाँ से करेंगे हरियाणा जीके। प्रश्न नंबर 19 से हमारी हरियाणा जीके शुरू हो रही है। ठीक है, अब हम 20-22 सवाल है जो 20-25 सवाल हरियाणा जीके के देखेंगे। इसमें देखो क्लास की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ पर क्लास की PDF आपको आसानी से मिलेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से हम हरियाणा जीके शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 19 जो हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कि तावड़ू किस जिले के अंदर आता है। तावड़ू जो शहर है वो किस जिले के अंतर्गत आता है। तो तावड़ू आता है मेवात के अंदर, और मेवात का दूसरा नाम क्या है, नूह डिस्ट्रिक्ट। तावड़ू किसके अंदर आता है, नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नूह के अंदर या मेवात, जो भी नाम आपको याद रहे वो याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। अगला है प्रश्न नंबर 20, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कौन सा युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी। कौन सी एक लड़ाई ऐसी थी जो निर्णायक युद्ध शामिल हुआ था उत्तर भारत में मुस्लिम शासक के लिए। तराइन की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, ये भाई ऑप्शन ए और सी तो सेम है। तराइन की लड़ाई, तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की द्वितीय लड़ाई, ऐसे लिख लो। ये तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध। कौन सा ऐसा युद्ध था जिससे उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व हुआ था, यानी कि मुसलमानों का कब्जा होने लग गया था। तो देखो तराइन की 2 लड़ाई हुई थी, पहली हुई थी 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 के अंदर। 1191 और 1192 लड़ाई किसके बीच में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, और इसी युद्ध के बाद जो 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हार जाने के कारण उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी गई थी भारत के अंदर। कौन सा युद्ध था वो, तराइन का दूसरा युद्ध था वो। ठीक है, तराइन का युद्ध है, यह आएगा तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट तराइन की लड़ाई 1191 और 1192 में। पृथ्वीराज चौहान की हार का कारण क्या था, वो था जयचंद। जो हम कई बार सुनते हैं ना भी आजकल ताने मारते, तो जयचंद है मतलब धोखेबाज आदमी, भरोसेमंद ना रहना। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया, मोहम्मद गौरी की साइड ली थी, इस वजह से पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गया था। तो इसके लिए कौन सा आएगा, तराइन के दूसरा युद्ध आएगा 1192 में जो हुआ था। अगला है प्रश्न नंबर 21, यमुना नदी हरियाणा में किस वन से प्रवेश करती है। कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर क्या है, हथिनी कुंड बैराज। कहाँ से, हथिनी कुंड बैराज से। और यहाँ पर कौन सा वन है ये बताना, किस वन के पास से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। तो वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, आपने कई बार नाम सुना होगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर में है। ठीक है, कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 22, हरियाणा में लगभग कितनी ग्राम पंचायतें हैं। देखो ग्राम पंचायत अलग हैं और गांव अलग हैं। अगर पूछे गांव की संख्या कितनी है, तो वो लगभग 7350 के आसपास है, 7350 प्लस है। और गांव पंचायतें पूछे पंचायत कितनी है, तो पंचायत जो है वो है 6225 पंचायतें। 7350 प्लस गांव है और 6225 प्लस हरियाणा में ग्राम पंचायतें हैं। इसने पूछा ग्राम पंचायतें, तो ये आएगा 6000 से लेकर 6500 के बीच में। ठीक है, अगर गांव पूछता टोटल तो वो आता 7300 प्लस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6000 से लेकर 6500 के बीच में, लगभग 6250 ग्राम पंचायतें हरियाणा के अंदर। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 23, कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर किसने बनवाया था। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र के अंदर जो भी जगह है, जो भी सरोवर है, जो भी बना हुआ मंदिर वगैरह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कुरुक्षेत्र से आएगा प्रश्न। एक जो फरीदाबाद के अंदर जो सूरजकुंड का मेला लगता है, सूरजकुंड का जो मेला लगता है, सूरजकुंड फेस्टिवल जो फरीदाबाद में लगता है, एक यहाँ से प्रश्न आएगा कि थीम स्टेट कौन सा था, थीम कंट्री कौन सा था, 2024 और 2025 का दोनों का। एक प्रश्न आएगा हरियाणा का मंत्रिमंडल से,
भाई नया मंत्रिमंडल जो बना है तो कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये आपको देखना है। साथ में ये देखना है जो मंत्री बने हैं 12-13 मंत्री जो भी है, ये देखना है कि आपको कौन सा मंत्री किस विधानसभा सीट से जीत के आया है। एक सवाल मंत्रिमंडल से आएगा, एक कुरुक्षेत्र से आएगा और एक सूरजकुंड मेले से क्वेश्चन आएगा। हरियाणा जीके की बात हो रही है, ठीक है। ये 3 प्रश्न तो इसमें से जरूर आएंगे, 3 हर सेट में, चाहे 10 सेट में पेपर हो जाए, हर जगह ये प्रश्न आएंगे इन टॉपिक से। तो इसमें पूछा गया कि कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था। कई बार ये पूछा जाता सीधा का सीधा कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ पर, तो वो कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था बाबा सरवणनाथ ने। कुरुक्षेत्र स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर, इसका निर्माण करवाया था बाबा सरवणनाथ ने। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने किस खेल में मेडल जीता था। तो ये इन्होंने जीता था हॉर्स राइडिंग के अंदर, घुड़सवारी के अंदर। काफ़ी पुराना प्रश्न है ये, ठीक, आपको इतना ही याद रखना है। श्वेता हुड्डा किससे संबंधित है, हॉर्स राइडिंग से, घुड़सवारी से। प्रश्न नंबर 25 है, हरियाणा सरकार ने 2015 में यह घोषित किया था कि किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। 2015 में घोषित किया था और ये क्या करा था कि जो गुरुग्राम जो है, गुड़गांव जो है, इसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। 2015 की बात है, ध्यान रखना। उस समय नई जो बीजेपी की सरकार बनी थी 2014 में, उसके बाद इन्होंने घोषणा करी थी। गुड़गांव की बात हो रही थी कि ये उस समय पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको पुराना लग रहा होगा। गुड़गांव इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली किस जिले में आयोजित की गई थी। इको फ्रेंडली रैली, और ये की गई थी रोहतक के अंदर, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली ये हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आयोजित की गई थी। इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली रैली रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 है कि हरियाणा में कितने जिले हैं। हरियाणा में कितने जिले हैं, तो हरियाणा में है वर्तमान में 22 जिले। सबसे लास्ट में बना है दादरी, ठीक है। सबसे लास्ट जो 22वां जो जिला बना है हरियाणा में, वो बना है दादरी, बना है 2016 के अंदर। हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। प्रश्न नंबर 28 दिया है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ। जो खिलाफत आंदोलन जो चलाया था उसका हरियाणा के अंदर विरोध कैसे हुआ था। स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, या उपरोक्त सभी। तो यह आएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड GBTL, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। जो फिलहाल तो इसको नाम तो जानते हैं भिवानी टेक्सटाइल मिल, आपने सुना होगा। तो इसका पूछा कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड, जब शुरू में ये कंपनी बनी तो इसका नाम था पंजाब कॉटन मिल्स। पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से कंपनी की स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम रखा गया था GBTL, ग्रासिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड। ध्यान रखना आपको, ठीक है। भिवानी टेक्सटाइल मिल अब इसको बोला जाता है BTM। सबसे पहले ये क्या नाम था इस फैक्ट्री का, पंजाब कॉटन मिल्स के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है कि हरियाणा में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, सॉरी लोकसभा। देखो लोकसभा है हरियाणा में 10, लोकसभा कितनी है 10। राज्यसभा की बात करें 5 सीट हैं। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के हरियाणा में है 90 सीटें। विधानसभा 90, लोकसभा 10, राज्यसभा 5 सीटें। हरियाणा में विधान परिषद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद हरियाणा में नहीं है। अगला है, धरती पहली क्या थी। हिंदी फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी, हरियाणवी फिल्म थी, कैसी फिल्म थी। तो धरती ये पहली हरियाणवी फिल्म थी, पहली हरियाणवी फिल्म थी धरती। धरती क्या थी, पहली हरियाणवी फिल्म थी, और ये है ऑप्शन सी के अंदर फर्स्ट हरियाणवी फिल्म। क्या नाम है इसका, धरती। पहली हरियाणवी फिल्म धरती हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 32, पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। पंडित जसराज का जन्म हिसार, वृंदावन, मथुरा या फिर काशी। तो पंडित जसराज का जन्म हुआ था हिसार के अंदर।
पंडित जसराज का जन्म हुआ था हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। प्रश्न नंबर 32 में आपको ये पढ़ना है कि पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है, ये आपको बताना है। किस घराने से संबंधित है? किराना घराना। प्रश्न नंबर 33 है, भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के किस नाम से जाना जाता है? भिवानी को क्या कहा जाता है? हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा की काशी कहा जाता है भिवानी को। छोटी काशी का नाम आए तो वो होता कैथल, और हरियाणा की काशी बोले तो वो आएगा भिवानी। छोटी काशी बोले तो आएगा कैथल। तो हरियाणा की काशी कौन है? भिवानी है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का, हरियाणा की काशी के नाम से। प्रश्न नंबर 34 दिया कि हरियाणा के कितने जलवायु क्षेत्र हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा के कितने हैं? तो हरियाणा कृषि जलवायु क्षेत्र की बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है, 3 होते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा दूल्हे के घर पर कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? जिस दिन शादी होती है ना, जब घर से निकासी निकलते तो उसके बाद महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, और वो नृत्य जो होता है उसको बोलते हैं खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। कब होता है ये? शादी पर। किसकी शादी पर? लड़के की शादी पर। लड़के की शादी पर महिलाओं के द्वारा खोड़िया नृत्य किया जाता है। किस दिन? जिस दिन शादी होती है उस दिन। ध्यान रखना है, खोड़िया नृत्य के संबंध में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 36, सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म जो लार्जेस्ट हरियाणा का, कहाँ पर है ये? करनाल, पानीपत, हिसार या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा जो सरकारी पशुधन फार्म है ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का, हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। प्रश्न नंबर 37 दिया है कि गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले के अंदर है? गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले के अंतर्गत है? पानीपत, कैथल, रोहतक या इनमें से कोई नहीं? तो ये आएगा कैथल, केवल नहीं कैथल आएगा। गुरुद्वारा नीम साहिब किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा कैथल डिस्ट्रिक्ट। अगला है प्रश्न नंबर 38, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत हैं? शिवालिक पर्वत हरियाणा के किस हिस्से में है? देखो हरियाणा में 2 है, तो शिवालिक है और दूसरा है अरावली। अरावली जो है ये हरियाणा के साउथ में है, दक्षिण में। और इसने पूछा कि शिवालिक की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में हरियाणा के? तो ये है उत्तर पूर्व के अंदर। अगर ये हरियाणा का भाग मांगे तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो इधर पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, इन 3 जिलों में शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो ये उत्तर से लेकर पूर्व की ओर, ये जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व का क्षेत्र, यहाँ पर हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला फैली हुई है। और नीचे दक्षिण भाग की बात करें तो इधर अरावली पर्वतमाला है हरियाणा के अंदर। प्रश्न नंबर 39 है, सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है? ये 2011 के सेंसस के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 2011 के हिसाब से। वर्तमान की बात करें, फिलहाल की बात बताएं तो फिलहाल है 2260 स्क्वायर किलोमीटर। 2260 स्क्वायर किलोमीटर है। चारों ही ऑप्शन इसमें गलत है, करेक्ट ऑप्शन आएगा 2260। ठीक है, 2260 स्क्वायर किलोमीटर ये सोनीपत जिले का वर्तमान में क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 40 हरियाणा जीके का आखिरी प्रश्न है, करनाल में स्थित इंद्री क्या है? इंद्री जो जगह है करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो किस नाम से जानते हैं? टूरिस्ट प्लेस है, कोई व्यापार का केंद्र है, कोई एजुकेशन सेंटर है, या फिर कोई रिसर्च सेंटर है? तो ये है टूरिस्ट पैलेस। इंद्री क्या है? पर्यटन स्थल है। ठीक है, किस लिए? यहाँ पे एक मेला लगता है काची समाधि मेला। काची समाधि मेला यहाँ पर लगता है इंद्री के अंदर। इंद्री किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? करनाल के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्यटन स्थल। ये हमने 22 प्रश्न देखे हैं हरियाणा जीके के। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ जरूर मिलेगी। और भी पीडीएफ हमने डाल रखे, सारा कुछ वहाँ पर देखना है। तो हरियाणा सीटी प्रैक्टिस सेट में 40 प्रश्न हो चुके हैं। जीके हरियाणा जीके कर ली। अब कुछ 5-10 सवाल प्रश्न जो है इंग्लिश में देखेंगे, 5-10 हिंदी के देखेंगे।
तो प्रश्न नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला प्रश्न है और इसमें आपको बताना है एंटोनियम, विलोम शब्द एंटोनियम आपको बताना है। और ये वर्ड दिया है बिनिंग, बिगिन नहीं है, ध्यान रखना, बिनिंग है ये, BENIGN। एक होता है बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, वो अलग है और ये अलग है। सबसे पहले जो वर्ड है बिनिंग, इसका मतलब पता होना चाहिए और इसका मतलब होता है दोस्ताना व्यवहार, फ्रेंडली, सॉफ्ट, सॉफ्ट, काइंड, ये इसका मतलब होता है। इसका एंटोनियम पूछा है उल्टा अर्थ। देखो कोई चीज़ सॉफ्ट है, दोस्ती व्यवहार का अच्छा है, काइंड है, तो इसका होगा होस्टाइल। होस्टाइल यानी कि शत्रुता का भाव रखने वाला, होस्टाइल यानी कि दुश्मनी। ठीक है, शत्रुता। तो इसका एंटोनियम पूछा है तो ऑप्शन बी इसका एंटोनियम हो जाएगा। अगर इसका सिनोनियम पूछता तो होता एमिएबल, दोस्ताना व्यवहार रखने वाला। एंटोनियम पूछा है तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा होस्टाइल। अगला क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें आपको बताना है वर्ड मीनिंग बताना है, फ्रेज दिया है, वन वर्ड बताना है आपको। ये दिया है वन हु इज़ आउटगोइंग, जो बाहर जाता है, जो बाहर रहता है, घुमक्कड़, आवारा जो बोलते हैं, वो होता है वैगाबॉन्ड। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा वैगाबॉन्ड, वन हु इज़ आउटगोइंग। ठीक है, यानी कि कहते हैं भाई हमारे हाथों से निकल गया, जो बाहर घूमने वाला, आवारा, घुमक्कड़, ये होता है वैगाबॉन्ड। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो अपनी बातें, इंट्रोवर्ट क्या होता है किसी से शेयर ना कर, एक्सट्रोवर्ट होता है जो सबके साथ बोलचाल करने वाला। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 और इसमें भी वन वर्ड बताना है। क्या दिया है? वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्कैड, पवित्र चीज़ों का उपहास करना, वॉयलेट करना उनको। ठीक है, किसी पवित्र स्थान का अपमान करना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। क्या बोलते हैं उसको? सैक्रिलेज उसको कहा जाता है। कोई भी पवित्र स्थान है, ठीक है, जहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है, उसका अपमान करना वो होता है सैक्रिलेज। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, रिचुअल होता है धार्मिक। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 और इसमें पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सी स्पेलिंग सही है इसमें से? और ये वर्ड दिया है फुलफिल की, FULFIL, FOOL दे रखा है, FULL दे रखा है। ठीक है, तो फुलफिल की ना दो स्पेलिंग होती है। देखो इस ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा ऑप्शन ए सही है, FULFIL, लेकिन एक फुलफिल की स्पेलिंग में FULFILL भी आता है लास्ट में, FILL लास्ट में आता है, ये ध्यान रखना आपको। फुलफिल की पहली स्पेलिंग भी सही है FULFIL, लेकिन अगर ये मिले ना FUL और FILL, वो भी स्पेलिंग सही होती है फुलफिल की, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 और इसमें दिया गया है, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग पूछी है। और करेक्ट स्पेलिंग किसकी पूछी है? पूछी ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही जो हम बोलते हैं वो। तो ब्यूरोक्रेसी की जो करेक्ट स्पेलिंग है इसके अंदर वो दी गई है ऑप्शन बी के अंदर ही, ब्यूरो, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी, CRACY। करेक्ट स्पेलिंग पूछे ब्यूरोक्रेसी की, आगे ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग सही दे रखी है तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें पूछा है आपसे इडियम। आपको इडियम बताना, इडियम फ्रेज जो आपने पढ़े हैं वो। और इडियम दिया है टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई इसका मतलब है कि अपनी गलती स्वीकार करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी टू एक्सेप्ट एरर, टू एक्सेप्ट एरर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, टू ईट हम्बल पाई का। अगला क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें भी आपको इडियम ही बताना है और ये दिया है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है कि झगड़े की जड़। भैया कहते हैं ना इस वजह के इस आदमी के कारण झगड़ा हुआ है, वो फसाद की काम। तो यानी कि ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ऑप्शन डी जो दिया है इसके अंदर, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, बोन ऑफ कंटेंशन, ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट।
अगला है क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें आपको करना है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान आपको इसमें भरना है। सेंटेंस क्या दिया है, दिस इज़ ए गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सभी के लिए एक अच्छा समय है। टू ब्लैंक ए न्यू ईयर्स पार्टी, नए साल की पार्टी करने के लिए। तो देखो पार्टी वगैरह जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो सब हम करते हैं ऑर्गेनाइज। आपने पढ़ा होगा पार्टी ऑर्गेनाइज करना, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। दिस इज़ ए गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू ऑर्गेनाइज ए न्यू ईयर्स पार्टी, ये अच्छा समय है नए साल की पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए। पार्टी हो गया, प्रोग्राम हो गया, वो सारे कुछ क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49 49, और इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली स्थान ये भरना है। सेंटेंस क्या दिया है, यू कैन मास्टर एनीथिंग बाय द यूजुअल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इट। देखो आप इसमें दे रखा कि आप किसी भी चीज़ पर मतलब मास्टरिंग मतलब हेड मतलब उस चीज़ पर पालन कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, डेली उसकी लर्निंग और प्रैक्टिस करके। अब जो प्रैक्टिस करते हैं हम किसी भी चीज़ की, वो हम रेगुलरली करते हैं, टेम्परेरी करते हैं, ओकेजनली करते हैं, फिर एनुअली करते हैं। किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, अगर उसी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो उसकी प्रैक्टिस हमें क्या करनी होगी, डेली करनी पड़ेगी, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, ओकेजनली का मतलब हो गया कभी कभार मन में आए उस दिन कर लिया, 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार। टेम्परेरी का मतलब भी है 2-4 दिन करा फिर छोड़ दिया। एनुअली मतलब साल में एक आध बार, तो ऐसा तो है ही नहीं। प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ को हम सीखे को तो क्या करते हैं हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। एक बार आप थोड़ा हिंदी बनाना सीख जाओ, अगर आपको इंग्लिश के रूल्स वगैरह नहीं आते तो रूल्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतनी हाई लेवल की इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलरली। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेंटेंस दिया है और इसमें आपको ये बताना है कि कहाँ पर क्या एरर दिया है। सेंटेंस यहाँ से शुरू है, इन इंडिया चाइल्ड लेबर इज ए सोशल इकोनॉमिक इशू दैट नीड अर्जेंट अटेंशन बाय एवरीवन। अब इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, इन इंडिया भारत के अंदर चाइल्ड लेबर इज ए सोशल इकोनॉमिक इशू, सोशल इकोनॉमिक इशू दिया रखा है, यानी कि सिंगुलर फ्रेज दी गई है। सिंगुलर फ्रेज दी गई तो दैट, इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में यहाँ पर एस या ई एस इसके साथ लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाए, क्योंकि सिंगुलर फ्रेज दिया गया है दैट से पहले, उसके हिसाब से यहाँ पर एस या ई एस लगाया जाएगा। तो नीड की जगह क्या आएगा, नीड्स आएगा। क्या आएगा, नीड्स। और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर, दैट नीड अर्जेंट अटेंशन, इसमें एरर है। और एरर स्पेसिफिक पूछे तो किसके अंदर है, नीड के अंदर एरर है। यहाँ पे क्या आएगा, नीड्स आएगा। ठीक है, एस या ई एस लगेगा, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, सिंगुलर फ्रेज दिया गया है इस वजह से। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 51 नंबर है और इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। किस पार्ट में एरर है ये आपको बताना है। और इसमें दिया गया है, फिटनेस डज नॉट मीन टू बी ओनली फिजिकली फिट। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि वे फिजिकली फिट हो, इट ऑल्सो मीन्ट हेल्दी मेंटल स्टेट ऑफ पर्सन। देखो ये प्रेजेंट टेंस की बात है और ये मेंट दे के ये दे दिया पास्ट टेंस। भाई मीन की सेकंड फॉर्म होती है मेंट, तो या तो पहले वाला गलत है या दूसरे वाला। लेकिन सेंटेंस की बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो हम फिट होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजिकली फिट हो, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति की जो मेंटल स्टेट है वो भी इस पर निर्भर करती है। तो मीन तो हो गया पास्ट टेंस का, होती थी, ये नहीं, इसका आएगा मीन ही आएगा। ठीक है, मेंट नहीं आएगा, मीन्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। तो मेंट की जगह क्या आएगा, मीन्स आएगा। ठीक है, और ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर, इट आल्सो मीन हेल्दी की जगह क्या आएगा, मीन्स हेल्दी मेंटल स्टेट ऑफ ए पर्सन। ऑप्शन ए में एरर दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 और इसमें दिया है आपको सब्स्टिट्यूट बताना है कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है कि कोई करेक्शन की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो क्या आएगा। सेंटेंस दिया है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन एन 18-year-old गर्ल वाज नॉक्ड
फॉर बाय ए पासिंग ट्रक। और इसमें जो एरर बताना वो है नॉक्ड में, नॉक्ड बाय उसके साथ है इन डाउन या अप, ये जो है नॉक्ड फॉर बाय, इसमें ये वाला बताना है कि जो फ्रेज दिया गया है ये सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं ए, सी और डी का, इसमें से क्या आएगा। ठीक है, तो एक होता है नॉक्ड डाउन। देखो आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, नॉक्ड डाउन का मतलब क्या होता है, गिराना किसी को। ठीक है, गिराना। तो यहाँ पर नॉक्ड फॉर नहीं आएगा, नॉक्ड डाउन बाय पासिंग ट्रक। एक 18 साल की लड़की को एक ट्रक ने टक्कर मार के गिरा दिया था। ठीक है, नॉक्ड फॉर नहीं होता, नॉक्ड डाउन होता। नॉक्ड डाउन मतलब गिराना किसी को। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नॉक डाउन मतलब नीचे गिराना। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, नॉक्ड फॉर की जगह आएगा नॉक्ड डाउन। अगला है क्वेश्चन नंबर 53 और इसमें भी आपको सब्स्टिट्यूट का बताना है, कुछ करेक्शन चाहिए या सही है। सेंटेंस है योर प्रमोशन विल बी डिपेंड द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, और ये बताना है विल बी डिपेंड। ये जो दिया गया है विल बी डिपेंड, ये सही है या इसकी जगह कुछ और आएगा। देखो योर प्रमोशन उसके बाद रखा विल बी, शैल बी, विल बी। ठीक है, डिपेंड द क्वालिटी, देखो विल बी, शैल बी ये होते हैं कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। तो इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसमें सिंपल प्रेजेंट की बात होएगी। योर प्रमोशन डिपेंड्स द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। ठीक है, विल बी डिपेंड नहीं आएगा, डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है जो आपकी क्वालिटी है वर्क की उसके ऊपर। तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, डिपेंड्स अपॉन आएगा यहाँ पे। 54 और 55 ये जो क्लोज टेस्ट दिया गया है इसके हिसाब से आपको पढ़कर करना है। जैसे 54 के अंदर एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें पूछा फिल इन द ब्लैंक इन 2, जो दूसरा ब्लैंक दिया गया है इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा हाउस, ये आपको खुद से करना है। 55 जो क्वेश्चन है इसमें पूछा फिल इन द ब्लैंक इन 1, पहले वाले ब्लैंक में क्या आएगा। देखो क्वेश्चन दोनों ऊपर नीचे दे रखे हैं, रट के मत करना, आपको ये देखना पहले कौन सा फिल इन द ब्लैंक पूछा है। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी अटैच्ड। ये हमारी इंग्लिश थी। अब प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। अब हम जो करने वाले वो 20% अब हम हिंदी के करने वाले हैं। ठीक है, 15 सवाल, 15 से 20% अब हम हिंदी के देखेंगे। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश ये हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे हिंदी, उसके बाद रीजनिंग और मैथ के सवाल बचेंगे हमारे पास। तो प्रश्न नंबर 56 और हिंदी शुरू होती है। हिंदी का पहला प्रश्न है, वो दिया गया है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 3, 6, 4 या फिर 2। तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कालवाचक, दूसरा होता है रीतिवाचक, तीसरा होता है स्थानवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताएं, यानी किस शब्द का स्त्रीलिंग होता है विधात्री। दाता, नेता, धात्रा या विधाता। तो ये होता है विधाता। विधाता का स्त्रीलिंग बनाए क्या बनेगा, विधात्री बनेगा। तो प्रश्न नंबर 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा विधाता। विधाता का स्त्रीलिंग होगा विधात्री। प्रश्न नंबर 58 है, इसमें कारक पूछा गया है। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो कारक होते 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण, ये सब। इसमें पूछा कि कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को हमने पढ़ा है कर्ता ने, कर्म को, तो को विभक्ति चिन्ह आए किसका होता है, कर्म कारक का। अगर आता राजा ने, तो ने में कौन सा होता है, कर्ता कारक। कर्म को, भिक्षुक को, तो कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें कौन सा कारक आएगा, कर्म कारक, क्योंकि को विभक्ति चिन्ह है वो कर्म कारक के लिए होता है। अगला है प्रश्न नंबर 59
अक्षी का तद्भव शब्द क्या होगा? अक्षी शब्द का अक्षर या फिर अच्छा या फिर आँख या फिर आकार। तो अक्षी का जो तद्भव शब्द होगा वो होता है आँख। अक्षी का तद्भव शब्द अक्षी, ये क्या होता है? आँख। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, अक्षी शब्द का तद्भव रूप। प्रश्न नंबर 60 दिया है, एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आगे लगते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है किस शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ है। अखरोट, अखरोट तो एक पूरा शब्द है, अगर हम ए हटाएं तो खरोट तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता। अखरोट, इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा। अचरज, अचरज में भी कोई शब्द नहीं लगा। विचरज, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता। अचकन में भी ये हो गया अध कच्चा। अध कच्चा, इसके अंदर अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अध प्लस कच्चा यानी कि आधा कच्चा जो है वो उपसर्ग एक शब्द में लगा है और वो है अध कच्चा शब्द के अंदर। आपको नहीं पता तो उस शब्द के भाग बना के देख लिया, अगर पहला शब्द हटा के दूसरा अक्षर हटा के कि भाई इसके 2 मतलब निकलते हैं नहीं निकलते, ठीक है, तो पता चल जाएगा। अगर प्रत्यय पूछता तो पीछे का शब्द हटाते। अगला है प्रश्न नंबर 61, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा? उक्त का क्या होगा? अनुक्त। उक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, अनुक्त। अगला है प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आम का पर्यायवाची है, एक ऑप्शन जो आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिशोरभ, ये भी आम को बोलते हैं, अम्बू भी बोलते हैं, रसाल भी बोलते हैं और सहकार भी बोलते हैं। लेकिन आम का एक छोटा सा इसमें ऐसा है जो आपको ध्यान देना है और वो होता है अम्बू। अम्बू किसको बोलते हैं? अम्बू बोलते हैं जल को। आम को क्या बोलते हैं? आम को बोलते हैं अम्ब। अगर ये अम्ब होता तो आम का पर्यायवाची होता, अम्बू दे रखा, अम्बू बोलते हैं जल को। तो इसमें से आम का पर्यायवाची क्या नहीं है? वो नहीं है अम्बू। अम्बू का मतलब क्या होता है? जल होता है। और एक होता है अम्ब, अम्ब होता तो अम्ब का मतलब होता है आम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आम्र, अम्ब, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। पीक बंधु, सौरभ, ये सारे आम के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आम का पर्यायवाची क्या नहीं है? अम्बू नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? व्याल शब्द के 3 अर्थ दिए हैं, चौथा नहीं है, कौन सा है? व्याल का अर्थ होता सांप, व्याल का अर्थ होता शेर, व्याल का अर्थ होता राजा, लेकिन दुर्गा के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो व्याल शब्द का अर्थ क्या आएगा? दुर्गा, इसमें से व्याल शब्द का अर्थ नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। व्याल का प्रयोग सांप के लिए भी होता है, राजा के लिए भी और शेर के लिए भी होता है, यानी कि पुल्लिंग भाव के लिए इसका प्रयोग होता है, दुर्गा के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, क्षमा का अर्थ होता माफ़ी मांगना। क्षमा का दूसरा अर्थ क्या होगा? एक तो हमने क्षमा मांगी भाई किसी से, यानी कि माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, माफ़ी मांगना। इसने कहा कि क्षमा का एक दूसरा अर्थ भी होता है, वो क्या होता है? पृथ्वी, बादल, जोड़ या फिर अमृत। तो क्षमा, क्षमा का दूसरा अर्थ होता लक्ष्मी, भूमि यानी कि पृथ्वी, ठीक है। देवी, देवी लक्ष्मी का नाम है क्षमा, पृथ्वी देवी का। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। देवी के नाम पर क्या है? पृथ्वी, भूमि देवी, लक्ष्मी देवी का नाम है। एक क्षमा होता माफ़ी मांगना, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है प्रश्न नंबर 65, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, यानी कि ऐसा जिसका कोई शत्रु ही ना हो, कोई इसका सामना ही ना कर सके, तो वो होता है अजात शत्रु। अजात शत्रु, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बिंबिसार, अजात शत्रु। ये अजात शत्रु क्या होता है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, वधुर्मी का संधि विच्छेद करो। वधुर्मी का संधि विच्छेद, तो वो होता है वधु प्लस उर्मी। बड़े ऊ की मात्रा आएगी और यहाँ भी बड़ा ऊ आएगा। वधु प्लस उर्मी दीर्घ संधि का उदाहरण ही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, वधु प्लस उर्मी, वधुर्मी।
प्रश्न नंबर 67 है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, अव्यय भावी समास, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष समास। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। इसके अंदर तत्पुरुष समास इसका उत्तर हो जाएगा। पुरुषों में है जो उत्तम, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 68 दिया है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ये एक पूरा वाक्य दिया गया है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। कौन सा वाक्य है ये, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। तो ये जो वाक्य दिया है ये है मिश्र वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्य की और किंतु परंतु इनसे जुड़े हों। ठीक है, तो की शब्द से जुड़ा है तो ये कौन सा वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य का उदाहरण हो गया। आचार्यों ने कहा है अहिंसा ही परम धर्म है और किस शब्द से जुड़ा है, की शब्द से जुड़े हैं दो वाक्य। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, कितनी करुणा कितने संदेश, इसमें कौन सा अलंकार है। कितनी करुणा कितने संदेश, देखो इसमें यहाँ भी क है, यहाँ भी क है, यहाँ भी क है। एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही हो तो कौन सा अलंकार होता है, वो अनुप्रास अलंकार। कितनी करुणा कितने संदेश, कौन सा अलंकार आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार इसमें आ जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70, इस प्रश्न के अंदर आपको 4 प्रश्न हो जाएंगे एक साथ। कैसे होंगे, 4 अलग अलग मुहावरे दे रखे हैं और आपको उनका अर्थ देखना है, कौन सा अर्थ सही दे रखा, कौन सा गलत है। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि कामयाब होना, क्या होना, कामयाब होना। आँच न आने देना, इसका मतलब है जरा भी नुकसान ना होने देना, जरा भी दोष ना होने देना। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। आसन डोलना, ये होता है विचलित ना होना, नहीं ये होता है विचलित होना। ऑप्शन सी जो है वो गलत दिया है। आसन डोलने का मतलब क्या होता है, विचलित होना। नहीं आएगा, विचलित होना आएगा ये। आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है। आसन डोलना ये दिया है, विचलित ना होना ये गलत है, यहाँ पे नहीं आएगा। विचलित होना ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, 70 प्रश्न पूरे हो गए। हिंदी के सारे प्रश्न हमारे पूरे हो गए। अब लास्ट के 15 प्रश्न बचे हैं, गणित के 15 प्रश्न बचे हैं अब रीजनिंग के। ठीक है, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अब हम सवाल नंबर 71 यानी गणित का जो पहला सवाल है यहाँ से अब हम शुरू करने वाले हैं। सवाल नंबर 71 गणित का पहला प्रश्न है। सवाल नंबर 71 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। यानी कि ऐसी कौन सी भिन्न है जिसमें अगर हम 13/5 जोड़ेंगे तो हमारा 1 उत्तर आएगा। सीधा सा है, 1 में से 13/5 घटा दो तो 5 माइनस 1 माइनस 13/5 करेंगे तो 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 माइनस 13, 5 में से 5 माइनस 8/5 माइनस 8/5। ठीक है, और माइनस 8/5 ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। ये देखो आप, माइनस 8/5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया। लेकिन ये देखो, इसको काटोगे अगर 6 से काटोगे तो 8 6 48 और 8 5 6 5 30। ऑप्शन ए जो है ये अगर काट के देखोगे तो ये 8/5 ही बनेगा। आप ध्यान से देखो, घबराना नहीं है, थोड़ा सा ऑप्शन घुमा रखा है इसके अंदर। 48/30 का मतलब भी 8/5 ही होता है, 6 से कट जाएगा दोनों। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 72। 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब देखो इसका फैक्टर देखो, 6 का क्या मतलब होता है 2 गुणा 3, 12 का क्या होएगा 3 गुणा 4, ये क्या होएगा 4 गुणा 5, ये क्या है 5 गुणा 6, ये क्या दे रखा 6 गुणा 7 और ये क्या दे रखा 7 गुणा 8। ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। अब इसका मतलब क्या हो गया 1/2 गुणा 3 जमा 1/3/4, ये सारा ऐसा कुछ करके दिया गया है। इसको अगर हम सोल्व करके लिखते हैं भाई, 1/6 जो था
1/6 का मतलब क्या होगा, 1/2 गुणा में 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 में से 1/3 घटाओ तो क्या बचेगा, 6 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1/6। यानी कि 1/6 के 2 फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 3, और इनका अंतर जो आएगा 1/2 माइनस 1/3, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/2 माइनस 1/3 प्लस ये क्या होगा, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 गुणा में 4, तो ये क्या आएगा 1/3 माइनस 1/4। इसके फैक्टर क्या होंगे, 5 गुणा 6 न सॉरी 4 गुणा 5, भाई 20 के फैक्टर क्या बनेंगे, 4 गुणा 5, 4 5 20। तो यह क्या आएगा, पहले वाला प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का। ये क्या आएगा 5 गुणा 6, तो ये पहले वाला 1/5 प्लस का, 1/6 माइनस का। यानी कि देखो सारे नंबर कट रहे हैं आपस में, कौन सा नंबर बचेगा, एक तो पहला नंबर बचेगा और एक एकदम बिल्कुल लास्ट वाला बचेगा। इसके फैक्टर क्या बने थे 56 के, 7 गुणा में 8, तो 1/7 कट जाएगा, लास्ट में बचेगा माइनस का 1/8। तो ये आएगा 1/2 पहले का माइनस 1/8, तो ये बचेगा 6/16 यानी कि 3/8। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। आराम से सोल्व करना तसल्ली से, ऑप्शन बी उत्तर आएगा इसका 3/8। 73 है जो फैक्टर दे रखा है 368/575, इसको काटना है आपको और ये बताना सबसे छोटी भिन्न क्या आएगी। ठीक है, ये आपको काटना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न क्या आएगी। ये संख्या कटेगी 23 से, किससे कटेगी, 23 से ये संख्या सारी कटेगी और उत्तर आ जाएगा डी 16/25। सवाल नंबर 74 दिया है, यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x प्रतिशत अधिक है तो x का मान बताओ। 70 का 40% कितना होएगा 28, 80 का 30% कितना होएगा 24, कितना अधिक है इससे 4 अधिक है। कितना परसेंट बना रखा है ये भाई, 4 है तो कितना परसेंट है 4/80 के 30% से अधिक 4/24 गुणा में 100। ठीक है, तो यह आ जाएगा 16 सही 2/3, यानी कि 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3। ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 75 है, किसी संख्या का 8वां उत्सव उसके कितने परसेंट के बराबर, यानी कि 1/8। 1/8 कितने के बराबर होता है 12.5% के। 1/8 किसके बराबर होता है 12.5% के। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 75 का। सवाल नंबर 76 दे रखा है और इस सवाल के अंदर 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बतानी है इनमें से एक स्टेटमेंट कौन सी सही है। सवाल नंबर 76 का पहली स्टेटमेंट दी है कि एलसीएम जो है वो प्राइम नंबर का वो होता है प्राइम नंबर का सम, ये गलत है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका सम नहीं होता, उनके सम से एक अधिक होता है। ठीक है भाई, अभाज्य संख्या मान के चलो 5 है, 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 का एलसीएम 5 आ गया, लेकिन 2 अभाज्य संख्या दे रखी, एक दे दी 5 और एक दे दी 3, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। वो इनका जोड़ नहीं होता, वो इनका क्या होता है मल्टीपल होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका जोड़ नहीं होता, उनका क्या होता है मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, उनका गुणा के बराबर होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणा जो करेंगे वो उनका एलसीएम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट एक जो है वो गलत दी गई है। आगे स्टेटमेंट दूसरी, दी गई संख्याओं का एलसीएम दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, वो तो एचसीएफ होता है। भाई कोई भी संख्या है 2 3 4 5, इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो 2 या इससे कम आएगा, लेकिन एलसीएम जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या या उससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब जो है दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, पहले भी गलत इसमें दी गई है। स्टेटमेंट तीसरी क्या दे रखी है, एलसीएम का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, बिल्कुल सही है। एलसीएम का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे बड़ा जो कॉमन मल्टीपल है इसमें से। ठीक है, और उसके बाद आगे है ऑप्शन जो 4 है, एलसीएम क्या है दी गई संख्याओं का, अच्छा ये सही है, ऑप्शन सी गलत है, ये डी सही है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम, जैसे 2 3 4 5, इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो सबसे छोटी संख्या जो 2 3 4 और 5 चारों संख्याओं से भाग होती हो। ठीक है, तो वो इनका एलसीएम आएगा।
तो इस सवाल के अंदर केवल और केवल जो स्टेटमेंट दी, जो चौथे पर दी गई है ऑप्शन डी वाली, वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। 77 का है और इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सबसे पहले ये 16 होगा, ऑफ वाला ये आएगा माइनस का 12। उसके बाद ये ऊपर का रेखा ब्रैकेट 16 होगा, 4 चौक 16 और 4 20, 20/5 करेंगे तो क्या आएगा 4, 4 जमा 5 करेंगे 9। यहाँ पे गुणा नहीं करने क्योंकि रेखा ब्रैकेट जो है सबसे पहले ब्रैकेट 16 होगा, 5 और 4 9, 9 गुणा 2 करेंगे तो 18, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 उत्तर आएगा। इस सवाल में ये ध्यान रखना है छोटा सा, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट जो ऊपर लाइन दे रखी है रेखा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये 16 होएगा तो ये गुणा वाला 16 नहीं होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। अगला है सवाल नंबर 78 और सवाल नंबर 78 के अंदर क्या दिया है, एक पुस्तकालय में रविवार को एवरेज 480 और बाकी दिनों में 222 कैंडिडेट आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने के प्रत्येक दिन आगंतुकों की औसत संख्या क्या होती है। यानी कि 30 दिन वाला है और पहला दिन है इतवार ही, इसका मतलब संडे कब कब आएगा, 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को। इस महीने में कितने इतवार आ गए, 5 इतवार आ गए। बाकी दिनों से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि बाकी सभी दिन 222 कैंडिडेट ही आएंगे। ठीक है, अब ये 5 दिन 480 कैंडिडेट आते हैं। अगर भाई इस दिन भी संडे को भी 222 आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन संडे को आते 480, आने कितने चाहिए थे 222। कितने फालतू आ रहे हैं 8 और ये 5, 158 कैंडिडेट फालतू आ रहे हैं, 258 कैंडिडेट। हर संडे को 258 कैंडिडेट फालतू आ रहे हैं। 5 संडे हैं तो 5 संडे को कितने बच्चे फालतू आएंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 258 को 5 बार 5 से गुणा कर दो, 8 5 40, 5 5 25 और 4 29, 5 2 10 और 2 12, टोटल 1290 बच्चे ऐसे हैं जो पूरे महीने एक्स्ट्रा आए हैं 222 के अलावा। तो मतलब 222 तो एवरेज थे ही बच्चे भाई, अगर संडे को भी 222 मानते तो, लेकिन संडे को 258 बच्चे फालतू आ रहे थे ना। 5 संडे हैं तो 5 संडे को टोटल मिला के 1290 बच्चे फालतू आएंगे। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 9, यानी कि हर दिन की एवरेज में 43 बच्चे फालतू आएंगे। तो 222 में अगर हम 43 जोड़ते हैं, 222 और 43 जोड़ेंगे तो 265 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। संडे को जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे उनको एवरेज में जोड़ देना है 30 से भाग करके, वो उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 79। 3 संख्या है 1/3 अनुपात 2/5 अनुपात 1/4। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच 9 का अंतर है, तो संख्याएं बताओ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में 9 का अंतर है, तो संख्या बताओ। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो, 1 3 5 और 4 का, और ऊपर से गुणा कर दो। इन संख्या का जो अनुपात आ जाएगा वो आएगा 20:30:15, ये अनुपात आएगा इनका। ठीक है, 20:30:15, क्योंकि एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, ये आ जाएगा 5 या 15 चौक 60, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इनका अनुपात आ जाएगा 20:3:15। इसलिए कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच, सबसे बड़ी कितनी है 30, सबसे छोटी कितनी है 15। ठीक है, सबसे बड़ी कितनी है 30, सबसे छोटी कितनी है 15। इनका अंतर कितना दे रखा 15, 15 की वैल्यू दे दी 9। संख्या बतानी है आपको। ठीक है, संख्याएं आपको बतानी है, और ये आ जाएगी 20, 24 और 15 करके। ये आप एक बार सोल्व करके देखना। ठीक है, सवाल नंबर 80 दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:3 है। एसपी दे दिया 7, कॉस्ट प्राइस दे दिया 3। लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो लाभ कितने का हो गया 4 का, विक्रय मूल्य कितना 7, इनका अनुपात पूछा क्या हो जाएगा 4:7। सीधा सीधा सवाल है, घबराने का काम ही नहीं है। विक्रय मूल्य दे दिया 7, क्रय मूल्य दे दिया 3, तो लाभ कितने का हो गया 4 का। लाभ और विक्रय मूल्य का, लाभ कितना 4, विक्रय मूल्य कितना 7, तो 4:7 हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 81। एक राशि 5 साल में 9% की दर से 1350 साधारण ब्याज मिला, तो राशि क्या होगी। फार्मूला क्या है, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन, गुणा मूलधन तो निकालना है, दर गुणा में समय। ठीक है, 9 5 45 और ये 45, ये 3 पे कट जाएगा। तो कितने टाइम के लिए था 3000 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सीधा सा सवाल है, ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा में समय करके।
सवाल नंबर 82 है टाइम एंड वर्क का। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 16 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। इन्होंने 350 रुपये में काम करने की बात करी थी, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? टोटल काम 7 की वैल्यू कितनी है? 350। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो बी को कितने मिलेंगे? 50 गुना 3, 150। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्षमता के हिसाब से सवाल निकलेगा, जो इनकी क्षमता है उसी अनुपात में पैसे मिलेंगे। सवाल नंबर 83 दिया है, एक लड़की स्कूटी से 300 मीटर की दूरी तय करने में 30 सेकंड लेती है, उसकी चाल बताओ। तो चाल क्या होता है? मीटर पर सेकंड। दूरी बटे में समय, दूरी कितनी है? 300 मीटर। किलोमीटर में बनाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। गुणा में समय से नीचे गुणा करनी है, समय कितना? 30 सेकंड। इसको मिनट में बनाएंगे तो 60, घंटे में बनाएंगे तो 60, ये आ जाएगा। काटा पीटी कर लेनी है आपको सारी की सारी। 30 से ये कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी भाई, ऊपर भी 4 जीरो नीचे भी 4 जीरो, 3 से 3 कट जाएगा। स्पीड कितनी आ जाएगी? 6 गुणा 6 करेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी। 84 का सवाल ये आप खुद से सोल्व कर लेना। सवाल नंबर 85 दे रखा, ये है मिश्रण का। सवाल नंबर 85 जो है ये मिश्रण का सवाल दे रखा है। एक कंटेनर में 2 मिश्रण है, ए और बी, 7:5 में। इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल बी से बदला जाए तो दोनों का अनुपात हो जाता है 7:9। देखो पहले अनुपात कितना था? 7:5। अब अनुपात हो गया 7:9। देखो ए मिश्रण तो हमने छेड़ा ही नहीं है, बी बदला है। बी कितने यूनिट ऐड करा? 4। 4 की वैल्यू दे रखी 9। आरंभ में इस मिश्रण में तरल की मात्रा बताओ, यानी कि 7 की मात्रा बतानी है। लेकिन इसमें ध्यान रखना 9 लीटर मिक्सचर इसमें जा चुका है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। 9 लीटर मिक्सचर 7:5 में पहले ही बाहर हो चुका है, वो आपको इसमें जोड़ना है। उसके बाद लास्ट में आपको इसकी मात्रा बतानी है। मिक्सचर में ए की मात्रा कितनी थी? वो आएगा 21 लीटर थी। ऐसे सवाल का सबसे ध्यान बढ़िया है कि आप ऑप्शन से सोल्व करो। कोई भी एक ऑप्शन ऐसा उठा लो जो फैक्टर दे रखे हो उनसे भाग होता हो। ठीक है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल 85 यहाँ पे हमारा गणित पूरा हो गया। अब लास्ट के 15 सवाल बचे हैं रीजनिंग के। क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ पर मिलेगी। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। अब हम सवाल नंबर 86 से रीजनिंग शुरू करने वाले हैं। अब हम लास्ट के 15 सवाल देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट के रीजनिंग के। सवाल नंबर 86 है कथन और निष्कर्ष का। ये कथन दे रखा, ये निष्कर्ष आपको बताना है कथन सही है या गलत है। कथन दिया है पहला, कोई लकड़ी एक सेल्फ नहीं है। लकड़ी सेल्फ नहीं है, सभी सेल्फ अलमारी है, कुछ अलमारी तिजोरी है, ये दे रखा है। निष्कर्ष है कि कोई लकड़ी एक तिजोरी नहीं है। लकड़ी जब सेल्फ है, लकड़ी और तिजोरी का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया गया। लकड़ी और तिजोरी का कोई डायरेक्ट संबंध इसमें नहीं दिया है। दूसरी स्टेटमेंट है कि कम से कम कुछ लकड़ियां अलमारी हैं। लकड़ियों का और अलमारी का इनका भी कोई डायरेक्ट संबंध इसमें नहीं दिया है। ठीक है, देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं नो वुड इज ए सेल्फ, और इसमें दिया है नो वुड इज ए सेल्फ। बिल्कुल, क्योंकि देखो लकड़ी का सेल्फ से कोई संबंध नहीं है, सारे सेल्फ वो सेल्व्स हैं, तो इनका भी इसके साथ कोई संबंध नहीं ऐसा दिया गया है। केवल निष्कर्ष एक का ही अनुसरण करेगा ये। 87 का है, ये फैमिली रिलेशन का है, ये आपको सोल्व कर लेना है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा कि वह मेरी बेटी के पिता यानी कि उसका हस्बैंड की पत्नी यानी कि खुद के पिता की पत्नी यानी कि उसकी माँ का इकलौता बेटा यानी कि उसका भाई है। तो शालिनी का उस लड़के से क्या संबंध हो जाएगा? बहन का। क्या संबंध हो जाएगा? बहन का। साथ के साथ जो दे रखा वो बनाते चलो, अपने आप उत्तर निकल जाएगा। 88 का ये भी फैमिली का है कि इसकी माँ, एक लड़के का परिचय देते हुए कहा कि इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र यानी खुद की पत्नी है। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो कुमार का विक्रम से क्या संबंध है? तो सीधा ही संबंध आ गया, उसका बेटा ही तो हो गया। ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा, बेटा। 89 है, ये डायरेक्शन का सवाल है, ये आप खुद से बना के देख लेना इसको। ठीक है, और इसका उत्तर आ जाएगा 4 मीटर का। ए जी और डी एच के बीच में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4 मीटर की आएगी। सवाल नंबर 90 है, ये भी कथन निष्कर्ष का है। कथन दे रखा पहला, सभी गाड़ी चमगादड़ हैं और सभी गाय भी। ये गाय है, ये गाड़ी है,
और ये चमगादड़ है। पहला निष्कर्ष दे रखा है कि सभी गाड़ी गाय है। गाड़ी और गाय का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दे रखा, पहला निष्कर्ष गलत हो गया। सभी गाय गाड़ियाँ हैं, सभी गाय गाड़ी या सभी गाड़ी गाय, इनका कोई आपस में सीधा संबंध नहीं दिया गया है। गाड़ी और गाय के बारे में कोई सीधा संबंध इनके बारे में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष का पालन ये नहीं करते। नाइदर कंक्लूजन 1 और नो 2 फॉलोज, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 94, सवाल नंबर 91। ये भी कथन निष्कर्ष का है। कथन दे रखा कि सभी गिल्ली मिट्टी के बर्तन हैं, सभी बर्तन कांटेदार हैं। गिल्ली मिट्टी के ये सारे बर्तन हैं और सारे बर्तन क्या है, कांटेदार है, ऐसे बनेगा। सभी कंटेनर गिल्ली मिट्टी के हैं, यानी कंटेनर, सभी कंटेनर गिल्ली मिट्टी के हैं, कुछ बर्तन गिल्ली मिट्टी के, तो दे रखा है भी सभी बर्तन कंटेनर है और कुछ गिल्ली मिट्टी के बर्तन है, तो निष्कर्ष 2 का तो ये अनुसरण करेगा ही करेगा, केवल निष्कर्ष 2 का ये अनुसरण करेगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करेगा। 92वां नंबर है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। आपको ये बैठाने हैं सारे के सारे, और ये एक गोल मैच के ऊपर बैठे हैं, एक गोल मैच के ऊपर ये सारे बैठे हैं। ऐसे आपको बैठाने कितने हैं, 1 2 3 और 4, 4 बंदे बैठे हैं, आपको एक गोल मैच पे बिठाने हैं। इसमें क्या दिया है कि शरत एक इंजीनियर के सामने बैठा है। ये इंजन ऐसे बैठे भाई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इधर इंजीनियर है, इसके सामने कौन बैठा, शरत। ठीक है, ये एक इंजीनियर है। अगला क्या है, नवीन डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है। अगर नवीन इधर बैठा है तो इसकी साइड में एक डॉक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे तो नवीन बैठेगा नहीं, क्योंकि नवीन जो है वो डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है, तो ये तो इंजीनियर दे रखा, तो यहाँ तो नवीन आएगा नहीं। यहाँ पे तो नवीन आने से रहा, बाकी 3 जगह कहीं भी नवीन आ सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी शरत दिया गया है, तो यहाँ भी नहीं आएगा नवीन, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, ये आपको देखना आगे। तीसरा दिया है कि वकील पुलिस के बाईं ओर है, विक्रम दीपक के सामने बैठा है। देखो विक्रम और दीपक आमने सामने, अब देखो इधर शरत है तो इधर तो विक्रम दीपक आने से रहा, इसका मतलब एक क्या हो गया, विक्रम, और एक क्या हो गया, दीपक। ये दोनों आमने सामने हैं, विक्रम और दीपक आमने सामने, शरत इधर हो गया, तो ये कौन सा बच गया, नवीन। क्या बच गया, नवीन बच गया। अब देखो नवीन जो हो डॉक्टर के दाईं ओर बैठा, तो इसका मतलब दीपक या फिर विनय में से जो दीपक और नवीन में से एक बंदा, दीपक और विक्रम में से एक बंदा डॉक्टर हो गया, ये वाला बंदा डॉक्टर है, हो गया। इसके बाद है कि वकील पुलिस के बाईं ओर बैठा है। अब वकील जो है वो पुलिस के बाईं ओर, इन दोनों में से एक वकील और एक पुलिस। अब बाईं ओर कौन बैठेगा, वकील बैठा है बाईं ओर, तो ये वकील बनेगा किसके, पुलिस के। शरत पुलिस है। इसने बच गया है कि इंजीनियर कौन, तो इंजीनियर शुरू में आ गया था, नवीन है। इंजीनियर कौन है, नवीन है। ऑप्शन जो डी दिया है वो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 92 का, नवीन। प्रश्न नंबर 93 दिया है कि ओड पेयर बताना है। 1 8 3 22 7 50 9 65। 1 8 3 22 7 50 और 9 65, इनमें से कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 8 3 22 7 50 9 65, ये आपको ओड 1 इसमें से बताना है। ये एक बार आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, और इसमें मेरे हिसाब से जो आएगा इसका उत्तर वो आएगा 9 65। 9 65 जो है वो इसमें अलग दिया गया है। 1 8 3 22 3 7 21, ये ऐसे दे रखा, देखो मैं बताऊं, 1 का 7 गुणा करके 1 जोड़ दिया, 3 का 7 गुणा करके 1 जोड़े, 3 7 21 1 22, 7 का 7 गुणा करेंगे 7 7 49 और 1 22, ये 9 का 7 गुणा करेंगे तो 9 7 63 और 1 64, 64 आना था, यहाँ पे दे रखा है 65। इसका मतलब 9 65 का जोड़ा गलत दिया है, पहले संख्या का 7 गुणा करके 1 जोड़ रखा है। सवाल नंबर 94 में 4 आकृति दे रखी है, आपको बताना कि इनमें से अलग आकृति कौन सी है, इसमें से अलग आकृति कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें से आपको ये बताना है कौन सी आकृति अलग है, और वो दे रखी है ट्रायंगल की। ट्रायंगल वाली आकृति इसमें अलग रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है।
क्यों रहेगी? क्योंकि सभी आकृति के बीच में दो डंडे, दो लाइन क्रॉस कर रखी है। देखो इसमें भी दो लाइन क्रॉस, इसमें तीन लाइनें ऐसे बना रखी है अंदर के स्ट्रक्चर में। 95 है ये कथन निष्कर्ष का है, ये आपको खुद से सोल्व करना है। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन बी आएगा, केवल निष्कर्ष 2 का। 96 का जो है, इसमें ये सारे एक पैटर्न पर है, RPQT GEFG YWXA और TRSV। इसमें से एक अलग है, वो बताना है। देखो TRS, देखो R और S के बाद T के बाद U, एक छोड़ के V, WX के बाद Y के बाद एक Z को छोड़ के A। मतलब क्या है? दूसरी संख्या, उसमें से एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पहली संख्या। पहली संख्या में दो जोड़ेंगे तो आएगी चौथी संख्या। और ये ऑप्शन बी के अंदर गलत दे रखी है, EFG के बाद H दे रखा, H नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? I आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 97 दे रखा है, जो RN और UQ का जो संबंध है, ऐसा ही पैटर्न किसके अंदर है? R और N का जो संबंध U और Q से है, ऐसा ही संबंध KR का NU से है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। आपको खुद से ट्राई करना है ये। 98 है, ये भी सिटिंग, ये दे रखा, जो TON को YTS लिखा तो LAR को कैसे लिखेंगे? LAR को लिखेंगे हम QFW, जैसे TUVWXY, यानी कि इसमें कितना जोड़ दिया? 5। तो L में 5 जोड़ के Q बनेगा, A में 5 जोड़ के F बनेगा, R में 5 जोड़ के W बनेगा। कितना जोड़ रखा है? 5 हर संख्या के अंदर। 99 है, इसमें से बताना है यहाँ पर कौन सी इमेज आएगी, और वो आएगी ऑप्शन सी वाली। देखो पहले इस कॉलम में था, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें, अब किस में आएगा? इस वाले में। प्रैक्टिस सेट नंबर 39 का 100 नंबर का सवाल है, और यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर बताना है। ठीक है, तो ये ऐसे देखो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 19 20, 7 6 42 और 4 46, 8 5 40 और 3 43। नीचे के 2 का गुणा और ऊपर वाला ऐड। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 39 पूरा हुआ, हरियाणा सीटी एग्जाम की प्रैक्टिस सेट सीरीज का। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। आर्य एकेडमी के द्वारा टेस्ट सीरीज स्पॉन्सर की जा रही है। चलो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 40 के लिए। तब तक अपनी तैयारी जारी रखें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।